देखिए आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्यूल एंड इट्स टाइप। ये जो हमारा लेक्चर है बेस्ड है चैप्टर फ्यूल एंड कंबशन के ऊपर। तो इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में हम करेंगे फ्यूल यानी ईंधन और इसका वर्गीकरण, यानी ईंधन कितने तरीके का होता है। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे आपकी कैलोरीफिक वैल्यू यानी ऊष्मीय निकालेंगे, और जो आपका ईंधन के दहन के लिए कितनी न्यूनतम वायु की ज़रूरत है। भाई ईंधन को अगर हम बात करें दहन के लिए वायु की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की उपलब्धता में ईंधन जलता है, तो उसके दहन के लिए कितनी वायु की आवश्यकता होगी वो बात करेंगे हम लेक्चर नंबर 2 में। और जो हमारा तीसरा पार्ट होगा फ्यूल एंड कंबशन का, उसमें हम बात करेंगे ऑरसेट एपरेटस, यानी जैसे ईंधन का दहन हमने कर दिया है तो उसके बाद कुछ फ्लू गैसें निकलती हैं। फ्लू गैसें का मतलब है जो एक्स्ट्रा गैसेज होती है, वेस्ट गैसें होती हैं, वो निकलती हैं जलने के बाद। तो ये जब जलने के बाद निकलती है तो इनका एनालिसिस करना होता है कि एक पर्टिकुलर फ्यूल को जलाने के बाद हमें कौन कौन सी गैसें मिली हैं एज ए वेस्टेज। तो इनका एनालिसिस करने के लिए हमारे पास एक उपकरण है ऑरसेट एपरेटस। तो हम ये पार्ट करेंगे हम तीसरे लेक्चर में। तो हमारे 3 लेक्चर डिवाइड हैं फ्यूल एंड कंबशन के। पहले लेक्चर में फ्यूल एंड इट्स क्लासिफिकेशन, दूसरे पार्ट में हम करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू और मिनिमम एयर रिक्वायर्ड, और तीसरे में हम ऑरसेट एपरेटस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्यूल एंड इट्स टाइप। तो अगर हम बात करें तो फ्यूल एंड इट्स टाइप के टॉपिक देख लेते हैं हम कौन कौन से होंगे। पहला टॉपिक होगा फ्यूल यानी ईंधन, और इसकी डेफिनेशन और इसका क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन के अंदर 3 तरीके के फ्यूल आएंगे आपके। फिर उन 3 तरीके के फ्यूल में हम देखेंगे सॉलिड फ्यूल कौन से होते हैं, यानी ठोस ईंधन कौन सा होता है, दूसरा लिक्विड फ्यूल कौन सा होता है, तीसरा आपके गैसियस फ्यूल कौन से होते हैं। साथ ही साथ फ्यूल में आपने जनरली देखा होगा या पाया होगा कि जो फ्यूल होते हैं अचानक से बर्न हो जाते हैं, आपको क्रैकिंग की आवाज़ आती है। और या जैसे आपकी रॉयल इनफील्ड की बाइक होती है तो इसमें एकदम से ब्लास्ट जो होता है, तो वो जो ब्लास्ट हो रहा है, वो जो नॉकिंग हो रही है इंजनों में, वो किस वजह से हो रही है, तो ये भी फ्यूल में ही होती है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये जो नॉकिंग या क्रैकिंग हो रही है या जो प्रतिघात हो रहा है, इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। साथ ही साथ ईंधन में 2 नंबर होते हैं, ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर, ये भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ईंधन क्या होता है। तो ईंधन क्या है। ईंधन या फ्यूल की अगर हम बात करें तो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, यानी ज्वलनशील पदार्थ है, जिससे क्या है जो कि वायु की उपलब्धता में जलता है, और जलने के बाद क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यानी बहुत सारा जो ऊष्मा है वो हमें प्रदान करता है। इस ऊष्मा का जो प्रयोग है हम अपने यूजफुल मैकेनिकल वर्क जैसे कि इंजन को चलाने में, या इससे कोई अलग से कोई एनर्जी जनरेट करनी है तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बॉयलर्स में भी फ्यूल का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे हम भाप जनरेट करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं। आपने जब पढ़ा था बॉयलर, तो बॉयलर में भी वहाँ पे फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा था। साथ ही साथ अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम ईंधन की बात करें तो ईंधन क्या है, एक कंबस्टिबल एलिमेंट है, यानी कि ज्वलनशील तत्व है जिसे वायु की उपलब्धता में जलाने के बाद हमें क्या मिलता है, ऊष्मा मिलती है, जिसका हम डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल यूज कर सकते हैं। देखिए अब जो ये ऊष्मा है ये डिपेंड करती है आपकी कैलोरीफिक वैल्यू पे। तो इस लेक्चर के लास्ट पार्ट में हम कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ऊष्मीयमान होता है, यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट के ईंधन को जलाने के बाद हमें कितनी ऊष्मा मिली है, इसके बारे में हम कैलोरीफिक वैल्यू से पता करते हैं। इसी कैलोरीफिक वैल्यू से हम ये बता सकते हैं कि आपका ये ईंधन अच्छा है, इस ईंधन से हमें इतनी ऊष्मा प्राप्त होगी जलाने के बाद। इसी कैलोरीफिक वैल्यू से हम ईंधन के ये बता सकते हैं कि इस ईंधन को जलाने से हमें कम ऊष्मा प्राप्त होगी या कम यूजफुल है हमारे लिए। देखिए जो आपके ईंधन के में जो मेन एलिमेंट होते हैं, अगर ईंधन की बात करें तो ईंधन एक हाइड्रोकार्बन है। आपने पीछे केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि ईंधन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन को वायु की उपलब्धता में हम जलाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी या ऊष्मा मिलती है।
तो हाइड्रोकार्बन में मेन एलिमेंट आते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। तो देखिए, जब कार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कार्बन को जलाने के बाद कुछ ऊष्मा भी निकलती है। तो यानी अगर हम बात करें तो हमें यानी अगर 1 यूनिट कार्बन हम जला रहे हैं वायु की उपलब्धता में, तो हमें 94 किलो कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त होती है। इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन को जला रहे हैं वायु की उपलब्धता में, तो हमें जल वाष्प मिलेगा यानी भाप मिलती है, और इसके बाद हमें जो एनर्जी मिलती है वो 68.5। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि फ्यूल हमारा मेनली 2 एलिमेंट से बना हुआ है। एलिमेंट और भी होते हैं, जैसे सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, ये सारे एलिमेंट भी हमारे फ्यूल के अंदर होते हैं, बट 2 एलिमेंट मेन होते हैं, वो है हाइड्रोजन और कार्बन। तो इनको जलाने के बाद हमें क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें तो मेन सोर्स आपके आपके ईंधन का क्या है? एक तो कोयला है, कोल है, और दूसरा क्या है आपका पेट्रोलियम। ये 2 मेन सोर्स हैं आपके ईंधन के। तो हम आगे अब बात करेंगे कि ईंधन कितने तरीके का होता है और ये कहाँ कहाँ से पाया जाता है। ठीक है, हमने ईंधन की परिभाषा देख ली। अब इसके बाद हम करेंगे ईंधन कितने तरीके का होता है। तो सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल के अंदर 2 तरीके के ईंधन आते हैं, एक प्राइमरी फ्यूल या नेचुरल फ्यूल, दूसरा आपका सेकेंडरी फ्यूल। अगर प्राइमरी या नेचुरल यानी प्राकृतिक ईंधन की बात करें तो ये क्या है? ये डायरेक्टली पाए जाते हैं आपके प्रकृति के अंदर। ये जो ईंधन है ये हमें डायरेक्टली मिलते हैं, यानी हमें क्या है, प्रत्यक्ष रूप से हमें इन्हें अलग से प्राप्त नहीं करना है, हमें डायरेक्टली ये एनवायरनमेंट में या हमारे नेचर में प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, इसमें जैसे एग्जाम्पल आ रहे हैं आपके कोयला, ये हमें नेचुरली मिलता है, खदानों से हमें प्राप्त होता है कोयला। दूसरा जैसे पेट्रोलियम में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, आपकी नेचुरल गैस जो आती है निकल के, वैसलीन, आपका तारकोल, ये सारा हमारा पेट्रोलियम से आता है हमारा। यानी आपकी एक डग होगी यानी वेल होगा, कुआं वगैरह होगा, और वहाँ से हमें पेट्रोलियम मिलता है। पेट्रोलियम को फिर सिंथेसाइज करके यानी इसमें संशोधन करके हम क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के ईंधन प्राप्त करते हैं, जैसे कि पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, आपका केरोसिन ऑयल हुआ। तो ये सारे जो हमें मिलते हैं ये पेट्रोलियम के थ्रू मिलते हैं। तो मेन जो हमें प्रकृति में मिल रहे हैं वो नेचुरल फ्यूल कौन कौन से हैं? कोयला और पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, जैसे कि आपके घरों में LPG और CNG का यूज होता है, तो ये नेचुरल गैसें हैं। दूसरा है कि ये जो सेकेंडरी फ्यूल होते हैं या कृत्रिम ईंधन, ये क्या है, हम सिंथेटाइज करके बनाते हैं। यानी इनमें क्या है, हम बहुत सारे प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे ईंधन को आपस में मिक्स करके फिर हम एक कोई ईंधन बनाते हैं, जैसे कि कोक। तो इसमें कोयला, वुड वगैरह का इस्तेमाल करके फिर हम एक अलग से एक ईंधन बनाते हैं जिसे हम कोक कहते हैं। कोल गैस होती है, कोयले से जो प्राप्त गैस है, तो इसका भी हम क्या कर रहे हैं, कोयले को बर्न करके फिर हम एक गैस बना रहे हैं अलग से। तो ये क्या है, हम उन पे पहले एक प्रोसेस कर रहे हैं, फिर हम उन्हें ईंधन के रूप में ढाल रहे हैं। तो प्राकृतिक ईंधन जो हमें मिल रहा था उसके ऊपर हम एक प्रोसेस कर रहे हैं, और प्रोसेस करने के बाद हम उन्हें दूसरे रूप में कर रहे हैं। कुछ सिंथेटिक ऑयल भी होते हैं आपके, जो केमिकल कंपाउंड से बनाए जाते हैं, बहुत सारे केमिकल एलिमेंट को मिला के ईंधन बनाया जाता है। तो हमने 2 तरीके के ईंधन देख लिए यहाँ पर। पहला प्राकृतिक, जो कि हमें नेचर में पाया जाता है, और दूसरा हमारा कौन सा है, कृत्रिम या सेकेंडरी फ्यूल। देखिए, अब अगर देखें तो ये जो दोनों कैटेगरी देखिए, इनमें अलग अलग तरीके से 3 तरीके के फ्यूल पाए जाते हैं। जैसे अगर नेचुरल फ्यूल की बात करें तो ये 3 कैटेगरी में पाया जा सकता है, ठोस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में हो सकता है। नीचे जो आपके सेकेंडरी फ्यूल हैं ये भी आपके 3 कैटेगरी में मिल सकते हैं हमें, ठोस, सॉलिड और आपके गैस। ठीक, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों कैटेगरी को अलग अलग देखेंगे और इन कैटेगरी में कौन कौन से फ्यूल आते हैं, कि ठोस में कौन कौन से फ्यूल आ रहे हैं, लिक्विड में कौन कौन से आ रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सॉलिड फ्यूल में सबसे जो मेन आता है आपके कोल या कोयला। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो फ्यूल है सॉलिड के अंदर वो है कोयला। इसके अलावा कुछ सॉलिड फ्यूल्स जैसे कि वुड वगैरह भी होती है, आपकी लकड़ी जो होती है
या लकड़ी से जो प्राप्त हमें चारकोल वगैरह मिलता है वो भी आपके सॉलिड फ्यूल के अंदर आता है, पर मेन जो फ्यूल है सॉलिड के अंदर या ठोस ईंधन के अंदर वो कोयला है हमारा। तो कोयला हमें खदानों से प्राप्त होता है। अब देखिए कोयले की अगर हम बात करें कि कोयला कैसे बनाया जाता है या कोयला हमें कैसे प्राप्त होता है, तो देखिए ये प्राचीन समय में कि आपके बहुत सारी वनस्पतियाँ या बहुत सारे जीव जंतु जो नीचे दब गए, उन पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हुई, और तो बहुत लंबे समय के बाद इन सबके गलने सड़ने से क्या हुआ, नीचे धरती के नीचे हमें क्या मिल रहे हैं, कोयला प्राप्त हो रहा है, हमें ठोस ईंधन के रूप में कोयला प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है, पीछे के प्राचीन समय में जो भी उथल पुथल हुई है उससे जो बहुत सारी वनस्पतियाँ नीचे दब गई हैं, बहुत सारे जो जीव जंतु दब गए थे, उनसे हमें क्या मिल रहा है, कोयला मिल रहा है। अब देखिए कोयले अचानक से तो निर्माण हुआ नहीं है इसका, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं, 100-200 साल लगे हैं जब ये हमें ये अब मिल रहा है। तो अब देखिए कोयला क्या है, एक सबसे ज़्यादा जो कोयले के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट होता है वो कार्बन होता है। कोयले में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। बाकी इसमें आपके हाइड्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होता है, सल्फर भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। अब ये कितना कितना होता है, इसका एनालिसिस करने का भी तरीका है, यानी विश्लेषण करने का भी अलग अलग तरीका है कि आप कोयले को अलग अलग तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं उनका, और बता सकते हैं कि कौन सा कोयला किस तरीके का है। तो उसमें बहुत सारे नाम दिए जाते हैं कोयले को, जैसे कि आपने पीछे भी पढ़ा होगा, जैसे कि आपके लिग्नाइट, पीट, बिटमिनियस कोयला या कोल, और आपका एंथ्रेसाइट। तो ये सारे कोयले क्या हैं, ये कोयले के प्रकार हैं। अब ये कोयले का जो प्रकार बना है ये है, एक तो कि आपके जो कंपाउंड होते हैं, यानी जो एलिमेंट है कार्बन कोयले के अंदर, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या सल्फर, तो इनकी जो उपलब्धता है, मान लिया कार्बन वेरी कर रहा है तो उसी तरीके से इनका नाम भी वेरी कर रहा है। इन कार्बन का परसेंटेज जितना वेरी कर रहा है उसी तरीके से कोयले भी अलग अलग तरीके के होते जाते हैं। तो इनका विश्लेषण करने के देखिए हमारे पास दो तरीके हैं कि हम जो कोयले का जो विश्लेषण करते हैं उसके दो तरीके हैं। देखिए एक तरीका है प्रत्यक्ष और दूसरा है अंतिम। देखिए प्रत्यक्ष यानी हम अगर बात करें तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, यानी प्रत्यक्ष विश्लेषण। देखिए प्रत्यक्ष विश्लेषण में क्या है कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोयले के अंदर ये देखते हैं कि इसके अंदर जो मॉइस्चर कितना है, यानी इस कोयले के अंदर नमी कितनी है। दूसरा हम इसमें वोलेटाइल मैटर देखते हैं, यानी जो ज्वलनशील पदार्थ हैं वो कितने हैं, बाहर से देखते हैं। ये प्रत्यक्ष तरीके से है, कोयले को हम ऐसे ही जांचते हैं बाहर से, उसके सरफेस के थ्रू हम पता करते हैं कि कोयले के अंदर नमी कितनी है, उसके अंदर राख का कितना पार्ट है, क्योंकि कोयले को जलाने के बाद हमें अल्टीमेटली राख मिलने वाली है। तो किसी पर्टिकुलर कोयले को जलाने के बाद कितनी राख मिलती है, इससे भी हम बता सकते हैं कि कोयला कितना हमारे लिए यूजफुल है, कितना बेकार है, या इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है। तो एक तरीके से हम प्रत्यक्ष तरीके से, यानी इनडायरेक्ट तरीके से या अल्टीमेट अप्रॉक्सीमेट तरीके से हम ये बताते हैं कि कोयले के अंदर ये सारे एलिमेंट कितने कितने कि मॉइस्चर या नमी या कार्बन का परसेंटेज या वोलेटाइल मैटर कितना है। इससे क्या होता है कि हम डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि हमारा ये कोयला किस पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। डायरेक्टली हम ये बता सकते हैं अगर कोयले में ज़्यादा नमी है तो आप भाई इस काम के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, बिजली बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको सूखा कोयला चाहिए। या कोई ऐसे एलिमेंट के ऊपर आप कोयले को जला रहे हैं कि जहाँ से वो नमी उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी जिस फर्नेस के ऊपर जला रहे हैं, तो आप ये डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो भी कोयला है उसका कमर्शियल यूज कैसे होगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे गेहूं को हम देख के बता सकते हैं कि ये गेहूं कितना सूखा है कितना, उसी तरीके से हम कोयले का भी एक तरीके से प्रत्यक्ष तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं कि कोयला हमारे लिए कितना यूजफुल होगा। दूसरा तरीका है अल्टीमेट एनालिसिस। अल्टीमेट एनालिसिस में क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं कि कोयले के अंदर आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सब की मात्रा कितनी है। अब ये जो हम एनालिसिस करते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर की मात्रा आपके पर्टिकुलर ईंधन में, जो आपको ईंधन दिया गया है उसमें कितनी कितनी है। तो इससे क्या होता है कि इससे हम एग्जैक्ट विश्लेषण कर पाते हैं
कि भाई अगर आपको कार्बन जलाने, क्योंकि हमें पता है कि हर एक एलिमेंट को जलाने से आपको इतना अमाउंट मिलेगा। कार्बन को जलाने से जैसे हमने देखा कि 96 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त हो रही थी हमें, हाइड्रोजन को जलाने के बाद 68 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त हो रही थी। तो इसी तरीके से सल्फर को जलाने के बाद भी हमें कुछ अमाउंट प्राप्त होता है। तो जब हम ये पता कर पाते हैं कि ईंधन को जलाने के बाद आपको कितनी ऊष्मा प्राप्त होगी, तो इस तरीके से ये जो हम अल्टीमेट एनालिसिस कर रहे हैं या अंतिम विश्लेषण कर रहे हैं, इससे हम एग्जैक्ट क्वालिटी बता पाएंगे। उसमें क्या था, हम प्रत्यक्ष तरीके से उसका ये बता रहे थे कि कमर्शियल यूज के लिए कोयला यूज होगा या नहीं होगा, या इंडस्ट्री के लिए यूजफुल रहेगा नहीं। लेकिन इस तरीके में हम क्या बता रहे हैं, एग्जैक्ट विश्लेषण दे रहे हैं कि आपका कोयला कितना आपको ऊष्मा देगा या कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होगी उसकी। तो ये तरीका हमारी कैलोरीफिक वैल्यू यानी ऊष्मीय मान निकालने में भी काम आता है, जिससे कि हम ईंधन का ग्रेड बताते हैं या वर्गीकरण करते हैं कि ये कितनी ऊष्मा हमें देगा। तो इससे हम एग्जैक्ट विश्लेषण करते हैं। तो दो तरीके हैं, एक प्रत्यक्ष जिसमें हम भारी सरफेस से पता करते हैं, और दूसरा हम ईंधन को जलाने के बाद उसमें अलग अलग कंपाउंड की कितनी मात्रा है अलग अलग एलिमेंट की, वो प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास लिक्विड फ्यूल। देखिए लिक्विड फ्यूल का जो मेन सोर्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लिक्विड फ्यूल का सबसे मेन सोर्स है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपका कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम आपका मिलेगा आपको वेल वगैरह या डग वगैरह में, जो सुरंगें वगैरह होती हैं या नीचे जो खदानें होती हैं, उनके अंदर आपका ये जो पेट्रोल है ये आपको पाया जाता है। अब देखिए जो पेट्रोल आपको जो मिल रहा है, पेट्रोलियम जो आपको मिल रहा है, पेट्रोलियम से ही आपके बहुत सारे एलिमेंट बने हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, वैसलीन, तारकोल, ये सारे पेट्रोलियम से बने हैं। बट हमें जो इनिशियली हमें जो मिलता है वो जो कच्चा ईंधन जिसे हम बोलते हैं वो मिलता है हमें, कच्चा तेल जिसे हम बोलते हैं या क्रूड ऑयल जो बोलते हैं, उसके अंदर ये सारे एलिमेंट मिलते हैं हमें। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये एक आपके अंदर ब्राइन सोल्यूशन होता है अर्थ के नीचे, अर्थ में नीचे ब्राइन सोल्यूशन होता है, उसके ऊपर तैरता हुआ पाया जाता है, ब्राउन से या ब्राउनिश कलर में ऊपर तैरता हुआ पाया जाता है पेट्रोलियम या कच्चा ईंधन, जो या जिसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्योंकि जहाँ से भी ये इनिशियली निकाला जाता है ये क्रूड या पेट्रोलियम की फॉर्म में निकाला जाता है, बाद में इसमें बहुत सारे प्रोसेस करके इसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तो ये क्या है, और इसी ईंधन के ठीक ऊपर जो ये हमारा क्रूड ऑयल है या पेट्रोलियम है, इसके ठीक ऊपर हमें क्या मिलता है, नेचुरल गैस भी मिलती है। आपको ये ज्ञात ही है कि जैसे कि भाई ठोस है वो सबसे नीचे मिलेगा आपको, उसके ऊपर लिक्विड मिलेगा और ठीक उसके ऊपर गैस मिलेगी, क्योंकि ठोस में ठोस सबसे नीचे बैठेगा, उसके ऊपर आपको लिक्विड मिलेगा और उसके ऊपर आपको गैस मिलती है। लिक्विड के ऊपर तैरती हुई गैस मिलती है, यह भाप जो आपने देखी है, अगर आपने पानी का ही एग्जाम्पल ले लें तो पानी नीचे रह जाता है, भाप ऊपर होती है। तो इसी तरीके से हमें जो गैस मिलती है, जो नेचुरल गैस मिलती है, वो हमारे क्रूड ऑयल के ऊपर यानी जो कच्चा ईंधन है या कच्चा तेल है उसके ऊपर मिलती है हमें नेचुरल गैस। तो ये सारा जो सोर्स है ये पेट्रोलियम का है, यानी हम जो नीचे से निकालते हैं, खदानों से जो निकालते हैं वो पेट्रोलियम निकालते हैं। तो इस पर दोनों मिलते हैं, एक जो लिक्विड फ्यूल है या क्रूड ऑयल है और दूसरा आपका नेचुरल गैस। तो देखिए अगर हम बात करें कि पेट्रोलियम के अंदर जो मेन एलिमेंट आ रहे हैं आपके, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारे मेन एलिमेंट होते हैं आपके पेट्रोलियम के अंदर भी। क्योंकि देखिए आपको जो ऊष्मा मिलती है वो इन्हीं एलिमेंट को जलाने से मिलती है। यही एलिमेंट आपके जलने के बाद वायुमंडल में भी जाते हैं, यही एलिमेंट। जैसे कि अभी प्रचलन चल रहा है कि आपको जो नॉर्म्स बदल दिए गए हैं कि कम से कम एमिशन यानी कम से कम जो वेस्टेज निकले आपके ईंधन से, जो क्योंकि कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है आपके एनवायरनमेंट में वो सबसे ज़्यादा हो रहा है, और कार्बन से उत्सर्जन से ओजोन लेयर पे फ़र्क पड़ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आपने अभी न्यूज़ में रिसेंटली सुना होगा, जो आपके ग्लेशियर वगैरह हैं वो पिघल रहे हैं। उनका मेन रीज़न है कार्बन का जो उत्सर्जन है। जैसे यूएस में सबसे ज़्यादा हो रहा है कार्बन का उत्सर्जन, तो कार्बन से आपके ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं। जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे कि आप हर एक समर में देखेंगे कि 0.5 या 1% हर बार बढ़ जाता है ये। तो इसी तरीके से 2 से 3% 2 से 3 डिग्री बढ़ चुका है आपके
जो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर है इस कार्बन उत्सर्जन की वजह से। तो लेकिन फ्यूल को जलाने से आपके कार्बन का उत्सर्जन कन्फर्म है, लेकिन अब सिंथेटाइज करके हम इनको कन्वर्ट कर रहे हैं ऐसे फ्यूल में जिससे कि कम से कम उत्सर्जन हो। जैसे अभी रिसेंटली BS6 नॉर्म्स भी आए हैं जो कि आपकी गाड़ियों में या बाइक्स वगैरह में लग रहे हैं, जिससे कि कार्बन का जो उत्सर्जन है कम हो रहा है। उसमें कैटेलिक कन्वर्टर लगा दिए गए हैं, बाइक्स वगैरह में गाड़ियों में कैटेलिक कन्वर्टर लगा दिए गए हैं जिससे कि यह कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो। अगर बात करें पेट्रोलियम को, तो पेट्रोलियम को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ये जो कैटेगरी है ये है आपकी कि केमिकल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। इनमें बहुत सारे केमिकल कंपाउंड होते हैं। जो पेट्रोलियम होता है वो बहुत सारे कंपाउंड से बना होता है, बहुत सारे एलिमेंटों को आपस में मिक्स करके तब पेट्रोलियम बना होता है। तो ये 3 कैटेगरी हैं आपकी। जैसे कि पहली कैटेगरी जो है वो है पैराफिन बेस टाइप क्रूड ऑयल, यानी ऐसा क्रूड ऑयल जिसके अंदर पैराफिन पाए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है एस्फेल्टिक बेस टाइप क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल हम बोल रहे हैं ये कच्चा ईंधन है, जो जैसे इंडिया भी जो इंपोर्ट करता है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, बाद में हम इस पे प्रोसेस करके इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। क्योंकि अगर आपने न्यूज़ में सुना है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, घट गई है, ये न्यूज़ आती है। तो वो जो कच्चा तेल है वही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है, वही डायरेक्टली अर्थ के नीचे से निकाला जाता है। तीसरा है आपके पास मिक्स्ड बेस टाइप, यानी पैराफिन और एस्फेल्टिक एलिमेंट मिक्स मिलेंगे क्रूड ऑयल के अंदर। तो अलग अलग कैटेगरी में आपका ये क्रूड ऑयल आता है। तीसरा आती है आपकी नेचुरल गैसें। तीसरी जो कैटेगरी होती है गैसियस फ्यूल। हमने 2 तरीके के फ्यूल देख लिए, वन इज सॉलिड, दूसरा है आपका लिक्विड। अब तीसरी कैटेगरी आती है आपकी नेचुरल गैस या गैसियस फ्यूल। अब देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आती है वो आती है CNG और LPG। 2 तरीके की आपकी गैसें पाई जाती हैं मेनली जो गैसियस फ्यूल के अंदर आती हैं, यानी जो गैसीय ईंधन है उनमें 2 तरीके की गैसें हैं, एक LPG और एक CNG। ये दोनों ही आपने अपने आसपास देखी हैं यूज होते हुए। घरों में खाना बनाने के LPG यूज हो रही है और गाड़ियों में CNG यूज हो रही है। देखिए तो इनमें मेन अंतर क्या है, ये जो दोनों हैं ये भी आपकी वही पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है, पेट्रोलियम से ही निकलती है। अभी देखिए इनमें मेन अंतर क्या है, एक है जैसे CNG की बात करें तो CNG है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी इसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके बनाया जाता है, या इसको जो प्रोड्यूस किया जाता है इस गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है CNG को। जबकि दूसरी जो है LPG या लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस, यानी ये क्या है, ये एक तरीके से द्रवित फॉर्म में मिलती है हमें। एक है आपकी बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया गया है जब आप तो CNG का अगर आप देखें तो CNG को स्टोर करने के लिए बहुत सारा वो चाहिए। CNG को स्टोर करने के लिए जो इसका जो बर्तन है वो बहुत बड़ा होगा, यानी सिलेंडर वगैरह बड़े होंगे CNG के लिए। तो जो कि आपने गाड़ियों वगैरह में देखे हैं तो CNG के जो सिलेंडर हैं वो बहुत बड़े हैं, उनमें 9 kg या 10 kg आ रहे हैं, लेकिन उनका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, तो वो कंप्रेस्ड फॉर्म में मिलती है। लिक्विड को स्टोर करने के लिए जनरली हमें कम आयतन का या कम आकार का बर्तन चाहिए। आप देखेंगे गैस को स्टोर करने के लिए बड़ा आकार चाहिए, और जो लिक्विडफाइड आपके एलिमेंट है उनको स्टोर करने के लिए कम एलिमेंट चाहिए। तो यही मेन अंतर है आपके लिक्विड पेट्रोलियम गैस और CNG में। बाकी इनके कुछ एलिमेंट भी अलग अलग होते हैं, बट मेन अंतर यही है कि एक को 3000 PSI, यानी ये दाब की यूनिट है, 3000 यानी 3000 PSI तक उसको दबाया जाता है। एक को 300 तक दबा रहे हैं हम, तो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो आपके घरों में LPG सिलेंडर यूज होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है। 14 kg के जो सिलेंडर आपको यूज हो रहे हैं उनका साइज छोटा है, जबकि जो गाड़ियों में आपके जो सिलेंडर यूज हो रहे हैं उनमें 9 to 10 kg CNG आ रही है, लेकिन उनका साइज बहुत बड़ा है। तो ये मेन अंतर है, क्योंकि एक में आपने कंप्रेस करके दबाई है, तो कंप्रेस करके जो दबाई जाती है उसके लिए हमें आकार बहुत बड़ा चाहिए, जो कंप्रेस नेचुरल गैस या CNG है। दूसरा जो LPG है उसके लिए हमें कम आकार का बर्तन चाहिए। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया 3000 से 3600 PSI तक दबाया जाता है, इतना दाब दिया जाता है CNG के ऊपर जब इसको फिल किया जाता है। तो फिल करने के लिए भी और प्लस आपके जो CNG का जो स्टोरेज है, जो सिलेंडर के अंदर आप स्टोर कर रहे हैं, वो भी मजबूत होना चाहिए एज कम्पेयर टू LPG।
जबकि एलपीजी के अंदर क्या कर रहे हैं हम 150 psi तक या 300 psi तक उसको, psi क्या है, psi दाब को मापने की एक यूनिट है। जो आपने गेज वगैरह देखे हैं प्रेशर मापने के, टायर प्रेशर मापने के, या आपने बॉयलर्स के ऊपर जो देखे हैं टायर प्रेशर मापने के गेज देखे, तो उसमें क्या है ना कि उसमें वो जो psi के अंदर यूनिट होती है, psi एक यूनिट होती है दाब को मापने के लिए या प्रेशर को मापने के लिए एक यूनिट होती है। तो अलग अलग यूनिट में इनको कंप्रेस किया जाता है अलग अलग अमाउंट में, और ये अलग अलग तरीके से स्टोर की जाती है। सीएनजी के लिए बड़ा बर्तन और आपके एलपीजी के लिए छोटा बर्तन चाहिए हमें। देखिए अब अगर हम बात करें तो सीएनजी या एलपीजी अगर हम यूज कर रहे हैं तो जो इंजन की जो आउटपुट है वो पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में ज़्यादा आ जाती है। रीज़न क्या है, इनके अंदर ऑक्टेन और सीटेन नंबर ज़्यादा होते हैं, यानी जो कंबस्टिबल एलिमेंट होते हैं सीएनजी या उसके सीएनजी वगैरह में, इनमें ज़्यादा होते हैं। जो मेन आउटपुट है वो आपको ज़्यादा और ज़्यादा एफिशिएंट भी होती है। जो सीएनजी होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है। और कुछ जैसे कि अंतर अगर हम बात करें तो सीएनजी के जो अगर बेनिफिट की हम बात करें तो सीएनजी देखिए सबसे चीपेस्ट है तीनों ईंधन में। अगर हम बात करें पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, तो इनमें सबसे जो चीपेस्ट यानी सस्ती जो ईंधन है वो आपका सीएनजी है। प्लस आपकी जो तीनों के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो तीनों में आउटपुट भी सबसे ज़्यादा सीएनजी की आती है। यानी 1 kg सीएनजी और 1 लीटर अगर आप फ्यूल को पेट्रोल को बर्न कर रहे हैं सेम व्हीकल के अंदर, तो आपकी जो सीएनजी है वो ज़्यादा आउटपुट देगी आपको। सीएनजी मतलब आपको ज़्यादा किलोमीटर ड्राइव करके देगी एज कम्पेयर टू पेट्रोल या डीजल। तो सीएनजी की जो आउटपुट है वो भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल। और प्लस जो एमिशन है, हाइड्रोकार्बन का जो एमिशन है, एमिशन का मतलब होता है जो आपके ईंधन के जलने के बाद अवयव निकलते हैं, एलिमेंट निकलते हैं, वो भी सीएनजी में सबसे कम है। तो सीएनजी प्रकृति के लिए भी सबसे ज़्यादा सेफ ईंधन है हमारा। इसीलिए जो आपके दिल्ली है, नेशनल कैपिटल है, उसमें जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो सारे सीएनजी पावर्ड हैं। जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोले तो जो सरकारी वाहन हैं वो बसें वगैरह या ऑटो वगैरह जो कि पब्लिक यूज कर रही है वो सारे सीएनजी पावर्ड हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन भी यहाँ दिल्ली में पाया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, आपका सब सीएनजी का इस्तेमाल हो रहा है। ये मैंडेटरी है नेशनल कैपिटल दिल्ली में। साथ ही साथ जो आपके एक और बात आती है कि जो सबसे ज़्यादा सबसे इसको टेम्परेचर जो चाहिए वो 550 डिग्री आपके नेचुरल गैस को बर्न करने के लिए चाहिए। तो इनिशियल जो इग्निशन टेम्परेचर है यानी जलाने के लिए जो टेम्परेचर है, पेट्रोल और डीजल जल्दी जल जाएंगे, उनके लिए टेम्परेचर कम चाहिए, सीएनजी को जलाने के लिए ज़्यादा चाहिए। प्लस इसको सीएनजी को जलाने के लिए वायु की आवश्यकता भी ज़्यादा होगी। सीएनजी को जो जलाना है, अगर सीएनजी को बर्न करना है तो ईंधन जो पेट्रोल और डीजल है इनके कंपैरिजन में आपको सीएनजी को जलाने के लिए ज़्यादा वायु की आवश्यकता होगी। तो ये कुछ फ़र्क हैं सीएनजी का यानी नेचुरल गैस का पेट्रोल और डीजल से। इसके अलावा कुछ गैसें हमारे पास और हैं। प्रोड्यूसर गैस में देखिए क्या क्या आते हैं। ये सारी जो गैसें हैं ये आपको बुक में भी मिलेंगी आपके। तो इसमें देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट होते हैं आपके। साथ ही साथ नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब को मिला के प्रोड्यूसर गैस बनती है। इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 1300 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में 1300 किलो कैलोरी आपका ऊष्मा प्राप्त होगी हमें प्रोड्यूसर गैस से। दूसरा वाटर गैस या नीली गैस, ये भी आपने सुना होगा, वाटर गैस या नीली गैस। देखिए इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारे एलिमेंट पाए जाते हैं नेचुरल गैस में भी। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 2800 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं आपका क्रैकिंग। देखिए क्रैकिंग क्या है, जो जैसा कि हमने अभी बात की थी कि जो आपका ईंधन है वो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना हुआ है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड है, जो कि आपने पीछे की क्लासों में भी पढ़ा होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड है, इनको मिला के आपके ईंधन बने हुए हैं। अगर आप सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें या गैस की बात करें, सभी में कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट है। तो इनका अगर
ये इनके जो बड़े एलिमेंट हैं अगर एक साथ डिकम्पोज हो जाते हैं तो क्रैकिंग की आवाज़ आती है, जो हमें अचानक से ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है या क्रैक होने की आवाज़ सुनाई देती है। वो यही है कि आपके जो एलिमेंट है ये अचानक से अगर ब्लास्ट हो रहे हैं, या जो बड़े हाइड्रोकार्बन्स हैं, एक सीरीज होती है, आपने केमिस्ट्री में अगर पढ़ा है तो हाइड्रोजन और कार्बन की एक सीरीज होती है, उनसे आपके कंपाउंड बनते हैं। यही कंपाउंड आपके ईंधन के रूप में पाए जाते हैं। तो ये जो कंपाउंड है अगर अचानक से ब्लास्ट हो रहे हैं या इनका डिकम्पोजिशन का मतलब है कि जो चैन बनाई है, श्रृंखला जो बनाई है हमने, ये अचानक से अगर ब्लास्ट हो रही है तो आपके जो आपको एक आवाज़ सुनाई देती है, उस आवाज़ को हम क्या बोलते हैं? क्रैकिंग बोलते हैं। अब दूसरी एक और टर्म आती है नोकिंग, जो कि आपके पेट्रोल इंजन में पाई जाती है। देखिए अगर हम बात करें तो आपके जो अगर एलिमेंट है वो आपके इस तरीके से होते हैं। दूसरी टर्म आती है आपकी नोकिंग क्या है? आपने पेट्रोल इंजन या पेट्रोल इंजन के अंदर देखा होगा कि अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, गाड़ी फ्यूल बर्न कर रही है। ब्लास्ट बोले तो गाड़ी का ब्लास्ट नहीं है, फ्यूल का ब्लास्ट है। केवल अचानक से एक आवाज़ आ जाती है, अचानक से नॉकिंग की आवाज़ आती है, ठक ठक की आवाज़ आती है। वो जो ठक ठक की आवाज़ या नॉकिंग की आवाज़ है वो क्या है कि क्योंकि हम सिलेंडर के अंदर फ्यूल भेज रहे हैं, ऑक्सीजन भेज रहे हैं। अब ये जैसे ही आपका सिलेंडर में जो पिस्टन लगा हुआ है सबसे नीचे जाता है, तो वहाँ क्या है, जैसे जैसे आपने कंप्रेसर या पंप के केस में पढ़ा था कि जब पिस्टन की मूवमेंट होती है तो लिक्विड को वो क्या कर रहा है? कंप्रेस कर रहा है, दाब दे रहा है। दाब देने से क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, फ्यूल के अंदर जो है प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाता है, जो दाब बढ़ जाता है, साथ में वायु भी एंटर कर रही है। तो अचानक से क्या होता है, जैसे ही पिस्टन एंड स्ट्रोक पे होता है, यानी बिल्कुल लास्ट में पहुंचने वाला होता है, अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो टेम्परेचर है, ईंधन को जलाने के लिए एक डिफाइंड टेम्परेचर वैल्यू है कि आपका ये 200 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे बर्न हो जाएगा ईंधन, क्योंकि जब बर्न होगा तभी आपको ऊष्मा प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी, वही आप आगे यूज में लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा दाब देने से क्या हो जाएगा कि जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने वाला होगा उससे पहले ही फ्यूल का जो टेम्परेचर है वो इतना बढ़ जाएगा कि वो स्वतः ही बर्न हो जाएगा। अगर वो प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही बर्न हो रहा है, बर्न होने का मतलब जल जाएगा, तो अचानक से आपको क्या है? क्रैकिंग की आवाज़ सुनाई देती है। ये ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली आती है, ये अचानक से एक बार आएगी फिर बंद हो जाती है। तो इस तरीके से जो क्रैकिंग है उसमें क्या है कि आपके जो पेट्रोल या डीजल है उनका जो टेम्परेचर है वो इतने आपके इनिशियल टेम्परेचर, यानी जो जिस टेम्परेचर के ऊपर जो आपका ईंधन जलता है उस टेम्परेचर पे पहुंच जाता है और अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस हो रहा है कि अचानक से या क्विक जो आपका बर्निंग हो रही है फ्यूल की, ये जो ईंधन का जो तेज़ी से जलना है, ये आपका कहलाता है नोकिंग। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिघात। जनरली ये जो टर्म है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नोकिंग बोली जाती है। देखिए नोकिंग से जो अगर हम बात करें तो इसमें जो रेट ऑफ कंबशन है वो क्या होता है? बढ़ जाता है अचानक से, यानी जो ईंधन है वो ज़्यादा जलना शुरू हो जाता है, जिससे क्या है आउटपुट आपको ज़्यादा मिलेगी, बट साथ ही साथ आपको क्या मिल रही है? आवाज़ भी आ रही है। अब ये जो आवाज़ है या जो एकदम ब्लास्ट है, ये आपके पिस्टन का जो हेड है या जो सिलेंडर की वाल्व्स हैं उनके लिए भी खतरनाक होता है। साथ ही साथ जो आपने लुब्रिकेशन किया हुआ है, यानी जो ऑयल लगाया हुआ है पिस्टन और सिलेंडर की वॉल्स के ऊपर, उसके भी जलने के चांसेस होते हैं, जिससे कि क्या है आपका इंजन जो है हीटअप हो सकता है जल्दी, अगर इस तरीके से लगातार आपके फ्यूल के अंदर नॉकिंग आ रही है। तो ये डिपेंड करता है फ्यूल के ऊपर। फ्यूल के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिससे कि नॉकिंग हो जाती है या जो प्रतिघात है वो हो जाएगा। देखिए अब नॉकिंग का जो मेन मैटर है वो क्या है? इसकी केमिकल स्ट्रक्चर, यानी आप जो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जो फ्यूल है वो हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, यानी जो आपके हाइड्रोजन और कार्बन की एक तरीके से श्रृंखला है। आपकी जो हाइड्रोजन और कार्बन की एक श्रृंखला है जिसमें कि हाइड्रोजन, कार्बन और इस तरीके से एक श्रृंखला में मिले हुए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो फ्यूल आप यूज कर रहे हैं वो किस तरीके के हैं, किस तरीके से श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। अगर ये जो श्रृंखला है इसी के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी नॉकिंग या प्रतिघात।
तो आपके अगर ज़्यादा कंबस्टिबल एलिमेंट आपके श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो जल्दी रीच कर जाता है, तो आपको नॉकिंग क्या है ज़्यादा जल्दी सुनाई देगी। तो आपकी जो स्क्रीन है इसके ऊपर आपको नॉकिंग का तरीका दिया हुआ है कि नॉकिंग क्या है। ऐसे ऐसे एलिमेंट, ये जो आपके पैराफिन्स या ओलेफिन्स हैं या एरोमेटिक्स हैं, ये केमिकल टर्म्स हैं, सारी केमिकल कंपाउंड है। तो केमिकल कंपाउंड में इस तरीके से आपकी जो नॉकिंग है वो घटती जाती है। दूसरा, आप एक और काम कर सकते हैं, एंटी नॉकिंग एलिमेंट भी आपके ऐड कर सकते हैं, यानी जो नॉकिंग को घटाएं। एक ऐसे एलिमेंट जो कि नॉकिंग को घटाएं, वो भी आप क्या कर सकते हैं, इस फ्यूल के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दो फ्यूल को मिक्स करना पड़ेगा। एक ऐसा फ्यूल जिसके अंदर नॉकिंग बिल्कुल नहीं होती, यानी जिसका अभी हम यहाँ पे दो टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, दो टर्म आएंगी नई, एक सीटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर, जो कि हमने शुरुआत में भी बात की थी। ये नंबर क्या होते हैं, ये नंबर बताते हैं कि आपकी इस पर्टिकुलर ईंधन में इतनी नॉकिंग होगी, इस पर्टिकुलर ईंधन में इतनी नॉकिंग होगी। तो सीटेन और ऑक्टेन नंबर हम देखेंगे तो हम क्या है, नॉकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं या प्रतिघात को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। किस तरीके से, हम दो ईंधन को एक साथ मिक्स करके इनको रिड्यूस किया जा सकता है। वही अब हम देखेंगे कि आगे की नॉकिंग किस तरीके से रिड्यूस। दूसरा, इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें कुछ एंटी नॉकिंग एलिमेंट भी मिला दे सकते हैं, जैसे कि टेट्रा एथिल लेड। ये आपका एक एलिमेंट होता है जिसके थ्रू आपका नॉकिंग डिक्रीज की जा सकती है, टेट्रा एथिल लेड। ये इसका जो फॉर्मूला होता है आपका होता है, दैट इज C2H5Pb। ये केमिकल कंपाउंड होता है। इसको अगर आप अपने फ्यूल के अंदर मिला देते हैं तो आप जो नॉकिंग है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस टेट्रा एथिल लेड को हम बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट, यानी प्रतिघात प्रतिरोधी एलिमेंट। यानी इसे मिलाने से आपके फ्यूल के अंदर नॉकिंग की जो टेंडेंसी है, जो नॉक कर रहा है, बार बार आपका ब्लास्ट हो रहा है अचानक से फ्यूल के अंदर, सिलेंडर के अंदर जो ब्लास्ट हो रहा है, वो आपका कम हो जाएगा इसको मिलाने से। लेकिन इसकी एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये क्या है, ये रिएक्ट कर सकता है, आपके जो सिलेंडर वाल हैं उनके साथ आपका रिएक्ट कर सकता है। किस तरीके से कि ये आपके लेड एसिड बनाएगा, जो कि सिलेंडर के वॉल के ऊपर जम जाएंगे और लुब्रिकेशन फिल्म को ख़राब कर सकती है। तो इस एलिमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें ये लेड एसिड बनाएगा, क्योंकि आपने देखा है कि आपके जो फ्यूल हैं वो हाइड्रोकार्बन से बने हुए हैं। हाइड्रोकार्बन के साथ ये एलिमेंट रिएक्ट करेगा, क्योंकि आप इसको फ्यूल में मिला रहे हैं। जैसे ही आप इसको फ्यूल में मिलाएंगे तो ये इसकी टेंडेंसी होगी कि ये एंटी नॉकिंग एलिमेंट तो है पर नॉकिंग तो ख़त्म कर देगा। भाई इसका इफेक्ट यानी डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि ये आपका क्या है, लेड एसिड बनाएगा, जो कि आपके सिलेंडर का जो पिस्टन है उसको ख़राब कर सकता है, उस पिस्टन की जो सरफेस है उसको ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए हमें ये एक डिफाइंड क्वांटिटी में मिलाना है, उससे ज़्यादा नहीं मिलाना है, ताकि हमें ये डिसएडवांटेज ना दे, केवल और केवल एंटी नॉकिंग एलिमेंट की तरह काम करे, बाकी काम ना करे ये। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे कि आपका जो दो हमने टर्म देखी थी अभी, ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर। देखिए ऑक्टेन नंबर क्या है, ऑक्टेन नंबर आते हैं कि जो पेट्रोल होता है उसमें जो नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, यानी प्रतिघात होने की जो प्रवृत्ति है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम ऑक्टेन नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए हमें पता है कि ऑक्टेन नंबर, अगर हमें प्रतिघात को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ईंधन में कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा। तो जो ऑक्टेन वाले फ्यूल होते हैं उनकी जो प्रतिघात करने की जो प्रतिघात जो होता है उनमें 0% होता है, यानी उनमें प्रतिघात बिल्कुल नहीं होता। तो आप अपने और दूसरे तरीके के जो फ्यूल होते हैं वो होते हैं आपके एनहेप्टेन। एनहेप्टेन में क्या होता है, इनमें प्रतिघात सबसे ज़्यादा होता है। दो तरीके के ईंधन हो गए हमारे पास पेट्रोल के अंदर ही, एक ऑक्टेन जिसमें प्रतिघात बिल्कुल नहीं होता, दूसरा एनहेप्टेन, ये भी एक केमिकल कंपाउंड है, इसके अंदर प्रतिघात सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या हुआ, ऑक्टेन नंबर, किसी भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर, अगर हम ऑक्टेन नंबर की बात करें तो एक तरीके से ये ग्रेडिंग है, जैसे ग्रेड दिए जाते हैं ना
कि ये पर्टिकुलर ईंधन आपका इतना एफिशिएंट है, इतने किलोमीटर आपको ड्राइव करके देगा, या ये ईंधन आपका इतने किलोमीटर एफिशिएंट है। इसी तरीके से फ्यूल की भी को भी ग्रेड दिए जाते हैं कि ये फ्यूल इतने ऑक्टेन नंबर का है, ये 68 नंबर ऑक्टेन है इसका, इस फ्यूल का। तो ये क्या बताएगा, ये बताता है ऑक्टेन नंबर कि इतना आपके फ्यूल के अंदर नोकिंग होगी, इतने % आपके फ्यूल के अंदर नोकिंग होगी। उसी बेस पे हम अपने फ्यूल को सेलेक्ट करते हैं कि हमें नोकिंग वाला फ्यूल चाहिए। ये हमें पता है कि नोकिंग से हमें क्या है, अचानक से पावर ज़्यादा मिलेगी। भाई जितना ज़्यादा फ्यूल आपका बर्न होगा उतनी ज़्यादा आपको पावर मिलेगी। बट उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, यानी बुरे प्रभाव क्या है? बुरे प्रभाव है कि आपके जो पिस्टन के या सिलेंडर के जो दीवारें हैं वो ख़राब हो सकती हैं, अचानक से ब्लास्ट हो सकती है, आपको झटका भी लगता है, जो जर्क होता है वो भी महसूस होगा। तो ये हमारे प्रभाव, ये दुष्प्रभाव भी हैं आपके, यानी बुरे प्रभाव भी हैं आपके। तो आपको क्या है, जब हम ऑक्टेन नंबर को डिफाइन करते हैं, यानी ऑक्टेन नंबर की जब हम परिभाषा देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि जो आपका परसेंटेज है आइसो ऑक्टेन, दो तरीके के फ्यूल देखें, एक आइसो ऑक्टेन जिसकी जो ऑक्टेन नंबर है वो 100 है, और दूसरा एनहेप्टेन जिसका ऑक्टेन नंबर आपका क्या है, 0 है। अब हम जब डेफिनेशन देते हैं किसी भी ऑक्टेन नंबर की, तो हम क्या कहते हैं, परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन प्रेजेंट इन ए मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड एनहेप्टेन। यानी हम क्या कर रहे हैं, नोकिंग को घटाने के लिए हमने एक तरीका देखा था कि हमें अपने फ्यूल के अंदर कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा जिससे कि उसकी नोकिंग घट जाए। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑक्टेन नंबर की परिभाषा देते समय हम ये कह रहे हैं कि आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज किस मिक्सचर के अंदर, क्योंकि हमने दो फ्यूल को मिला दिया है। अब इन दो फ्यूलों को मिलाने के बाद हम ये कह रहे हैं कि आइसो ऑक्टेन का कितना परसेंटेज है मिक्सचर, किस मिक्सचर में, आइसो ऑक्टेन और एनहेप्टेन। हमने एक तरीके से दो फ्यूल मिलाए हैं जिसमें एक में प्रतिघात बिल्कुल नहीं होता है और एक में प्रतिघात होता है। इन दोनों को फ्यूल को मिलाया तो हम एक परिभाषा दे रहे हैं ऑक्टेन नंबर की कि आपका जो फ्यूल है उसके अंदर एक ऐसे एलिमेंट जिसमें प्रतिघात बिल्कुल नहीं होता, आइसो ऑक्टेन, उसकी परसेंटेज कितनी है उस फ्यूल के अंदर, जितने उसकी परसेंटेज होगी उतना ही आपका जो नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कम होगी। यानी अगर आपका फ्यूल 68 ऑक्टेन नंबर का है तो इसके अंदर इतना परसेंटेज नॉकिंग नहीं होगी। बाकी जो एलिमेंट बचता है, जो एनहेप्टेन बचा, यानी 32% चांसेस हैं कि आपके अंदर, इसके अंदर नॉकिंग होगी। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, हम हाइयर ऑक्टेन वाले जो फ्यूल हैं वो सेलेक्ट करते हैं। ये जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था, नेचुरल गैसें जो होती हैं उनमें उनका ऑक्टेन नंबर सबसे ज़्यादा होता है। तो नेचुरल गैस में आप देखेंगे कि ये जो टेंडेंसी है नॉकिंग की, ये लगभग ना के बराबर होती है। सीएनजी जो पावर्ड व्हीकल्स हैं उनमें नॉकिंग नहीं होती, जबकि डीजल और पेट्रोल के जो इंजन होते हैं उनमें नॉकिंग की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो वो इसका रीज़न क्या है कि जो सीएनजी या नेचुरल गैसें हैं उनमें जो आइसो ऑक्टेन है उनकी जो उपलब्धता है वो ज़्यादा होती है। तो जितना इस आइसो ऑक्टेन और एनहेप्टेन के मिक्सचर में आपके आइसो ऑक्टेन की मात्रा ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा आपका ऑक्टेन नंबर होगा और उतनी ही कम टेंडेंसी होगी आपके नॉकिंग करने की किसी ईंधन की। तो नॉकिंग को हम जनरली कहाँ यूज़ करते हैं, पेट्रोल इंजन के लिए। ये हमें याद रखना है कि नॉकिंग के लिए हम कहाँ यूज़ करते हैं, पेट्रोल इंजन के लिए, जबकि क्रैकिंग के लिए हम क्या करते हैं, डीजल इंजन। ठीक है, तो दो टर्म थी, नॉकिंग और क्रैकिंग। तो नॉकिंग हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल के लिए, और क्रैकिंग हम डीजल के लिए देख रहे हैं। अब डीजल, क्योंकि ऑक्टेन नंबर आपका स्पेसिफिकली आपका किसके लिए है, पेट्रोल इंजन के लिए या पेट्रोल ईंधन के लिए। दूसरा आता है आपका सीटेन नंबर। ये नंबर क्या है, इसमें भी आपका एक सीटेन आपका केमिकल कंपाउंड होता है जिसकी जो टेंडेंसी होती है, इसमें दो एलिमेंट पाए जाते हैं आपके। एक आपका जिसका इग्निशियल लैग सबसे कम होगा। इग्निशियल लैग का मतलब होता है कि एक ईंधन को जलने के लिए कितना समय चाहिए। डीजल के अंदर हम बात कर रहे हैं सीटेन की। नॉकिंग क्या है, नॉकिंग के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्टेन नंबर, क्रैकिंग के साथ जुड़ा हुआ है सीटेन नंबर, और सीटेन नंबर किसके लिए है, डीजल ईंधन के लिए। जो डीजल होता है उसके लिए हम सीटेन नंबर को प्रदर्शित करते हैं। अब सीटेन नंबर में क्या है, अगर आपके जो सबसे छोटा लैग है, जो सीटेन अगर हम मिला रहे हैं अपने मिक्सचर में, जो डीजल इंजन है उसका एक मिक्सचर बना रहे हैं। देखिए, कोई भी ईंधन में अगर नॉकिंग या क्रैकिंग करनी है तो हमें दो तरीके के ईंधन को मिक्स करना है। सीटेन नंबर में हमने मिक्स कर दिया आइसो ऑक्टेन एंड एनहेप्टेन,
ये दो मिक्स किए ईंधन। अब इसमें क्या है, इसमें हम दो केमिकल कंपाउंड मिक्स कर रहे हैं, एक हेक्साडेकेन और दूसरा जिसका कि सीटेन नंबर 100 है। यानी सीटेन नंबर 100 का मतलब क्या है कि ये सबसे कम देर में जलेगा। डीजल इंजन में क्या है, डीजल इंजन में जब भी कोई डीजल इंजन या डीजल पावर्ड व्हीकल हम यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या है, एक में हम वायु का यूज करते हैं, एक में क्या है हम अपने डीजल ईंधन को इतना ज़्यादा कंप्रेस करते हैं कि वो अपने ज्वलनशील तापमान पर पहुंच जाता है और फिर वो जलना शुरू कर देता है। तो डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में आपने देखा होगा स्पार्क प्लग लगे होते हैं, जबकि डीजल इंजन में ये नहीं होता, वहाँ वायु की उपलब्धता में वो खुद जलेगा, जबकि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगाए जाते हैं। तो वहाँ पे वो स्पार्क प्लग स्पार्क से चिंगारी जनरेट होती है जिससे कि फ्यूल बर्न हो रहा है। यहाँ पर क्या है, आप डीजल इंजन को इतना कंप्रेस कर देते हैं कि वो क्या होता है, आपका स्वतः ही जलेगा, वो अपने ज्वलनशील तापमान में पहुंच के वायु की उपलब्धता में स्वतः ही जलना शुरू कर देगा। अब ये जो स्वतः ही जलना है, ये अचानक से कई बार क्या है बहुत ज़्यादा जल जाता है, अचानक से बड़े हाइड्रोकार्बन एक साथ जल जाएंगे, तो उससे क्या है वो क्रैकिंग आ रही है। अब क्रैकिंग को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं सीटेन नंबर या सीटेन के जो एलिमेंट है एन सीटेन या हेक्साडेकेन, उसको हम मिला रहे हैं अपने ईंधन के अंदर, जिससे कि क्या है सीटेन अगर या हेक्साडेकेन हम एलिमेंट की बात करें तो इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो 100 है, यानी ये सबसे कम देर में जलेगा। जबकि अगर आपके पास कोई ऐसा ईंधन है जिसका नाम है कि 2-मिथाइल नेप्थेलेन, यानी इसका जो सीटेन नंबर है वो 0 है, यानी ये सबसे जल्दी जलेगा। अब आपको क्या करना है, ये 100 वाले एलिमेंट को, 100 वाले सीटेन नंबर को, फ्यूल को, और जिसका सीटेन नंबर 0 है, इस फ्यूल दोनों को मिक्स कर देना है। अब ऐसा मिक्सचर बनाना है जिससे कि क्या है, आपकी जो क्रैकिंग की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाए। तो सीटेन नंबर क्या होगा, सीटेन नंबर होगा कि आपने मिक्सचर बनाया किस चीज़ का, 2-मिथाइल नेप्थेलीन जिसका कि सीटेन नंबर 0 है, और हेक्साडेकेन इसका ऑक्टेन सीटेन नंबर क्या है 100। इन दोनों को मिक्स किया और इसमें इन दोनों के मिक्सचर में हम एन सीटेन या हेक्साडेकेन की परसेंटेज को मेजर कर रहे हैं, ये कितने परसेंटेज अवेलेबल है। अब जितना एन सीटेन या हेक्साडेकेन होगा उतने ही आपकी क्रैकिंग की टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो आपने क्या मिक्सचर बनाया, आपने मिक्सचर बनाया कि सीटेन नंबर इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ हेक्साडेकेन, यानी वो एलिमेंट जिसकी जो टेंडेंसी है, इग्निशन की जो टेंडेंसी है, जलने की जो टेंडेंसी है वो सबसे कम है, वो सबसे देर में जलेगा। एक ऐसे एलिमेंट की उपलब्धता है किसके मिक्सचर में, हेक्साडेकेन और 2-मिथाइल नेप्थेलीन में। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा फ्यूल बना रहे हैं जिससे कि हमारी जो क्रैकिंग की टेंडेंसी है वो कम हो जाए, और इस तरीके से हम अपने डीजल जो ईंधन है हमारा, उसके लिए हम सीटेन नंबर का इस्तेमाल करते हैं ताकि नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या क्रैकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया जा सके। तो ये दो टर्म आती है, पेट्रोल के लिए हमारे पास पेट्रोल नॉकिंग के लिए यूज होता है, पेट्रोल में क्या है नॉकिंग होगी, और उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑक्टेन नंबर का इस्तेमाल करेंगे। जबकि डीजल में क्या होगी, क्रैकिंग होगी, और उसके अंदर क्या होगा, सीटेन नंबर का हम इस्तेमाल करेंगे। दोनों में अलग अलग कंपाउंड भी हैं, एक में आइसो ऑक्टेन और एनहेप्टेन है, और दूसरे के लिए क्या है, दूसरे में क्या है एन सीटेन, और दूसरा 2-मिथाइल हेप्टेलीन। तो इन दोनों को मिलाया जाता है तब आपका सीटेन फ्यूल बनेगा, और उसमें हम क्या है सीटेन की परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, और सीटेन जितना परसेंटेज सीटेन का होगा उतना ही नंबर हो जाएगा आपका सीटेन नंबर हो जाएगा डीजल ईंधन के लिए, और उतना ही आपकी क्रैकिंग की टेंडेंसी कम हो जाएगी। इस तरीके से ये दो हमने टर्म्स देखी जो कि आपकी पेट्रोल और डीजल से